चलो तो बच्चों आगे बढ़े। तो हम लोग देख रहे थे अकाउंटिंग फॉर वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी। परचेस सेल के अकाउंटिंग हमने डिस्कस किए थे पिछले पार्ट में। अभी इस पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले सबसे पहले देखा हमने रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट क्या होता है। सिंपल सी बात है, एक डेट जो कंपनी के द्वारा घोषित किया जाता है, जिस दिन उस दिन पे जो जो शेयर होल्डर है उन सभी शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड पे करती है, चाहे फिर वो कौन से भी पीरियड का क्यों ना हो। जिस पीरियड का डिविडेंड अनाउंस किया है वो पीरियड का पूरा डिविडेंड उस व्यक्ति को दिया जाता है जो रिकॉर्ड डेट पे शेयर होल्डर है। क्या आप रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट समझ चुके हो? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट डाउन नोट नंबर 2, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। टाइप्स ऑफ डिविडेंड। फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन नहीं हो रहा है, कंपनी के व्यू पॉइंट से डिविडेंड के टाइप्स कौन से होते हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विथ दिस डिस्कशन हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। बाय द वे, एनी आइडिया अबाउट डिविडेंड? व्हाट इज डिविडेंड? यू विल से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो एक्चुअली क्या मैकेनिज्म है ये डिविडेंड का वगैरह वगैरह, ये सारा एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। मान लो अपनी जो कंपनी है वो कैश बिजनेस करती है। कैश बिजनेस इन द सेंस जो भी बिजनेस करती है कंपनी वो कैश बेसिस पे होता है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हम नहीं करते। हम किसी को उधार पे देते भी नहीं है माल और किसी के पास से उधारी पे खरीदते भी नहीं है। जो भी है हमेशा कैश देके पे करके खरीदा जाता है। बेचने के वक्त भी हम पैसे लेके ही गुड्स बेचते हैं। आर यू ऑल गेटिंग इट? मतलब ऐसे केसेस में क्रेडिटर्स डेटर्स जीरो हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं? फाइन। तो इमेजिन कि कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया। जरा डिविडेंड का कंसेप्ट क्या है समझते हैं। ठीक है, इमेजिन कि कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू कर दिया। तो मैं डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आपको इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। ये बैलेंस शीट है मान लो, और ये P&L अकाउंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ट्रेडिंग P&L सब कुछ इसमें लिखूंगा मैं। अभी मान लो कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया। यू नो इक्विटी शेयर कैपिटल आप क्रेडिट करोगे। फेस वैल्यू पे शेयर इशू किए थे मान लो 10 लाख रुपए के, तो मैं यहाँ पे 10 लाख कैपिटल में लिखूंगा और बैंक अकाउंट में कितने आ जाएंगे? 10 लाख। क्लियर है क्या? फिलहाल तो हमने कोई ट्रांजैक्शन एंटर नहीं किया। मान लो इस 10 लाख रुपए से, ये जो बैंक में बैलेंस है, इस 10 लाख रुपए से हम लोगों ने गुड्स खरीद लिए। तो एंट्री क्या होगी कंपनी के बुक्स में? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक का बैलेंस हो जाएगा 0 और आपके परचेसेस आ जाएंगे P&L के डेबिट में एज 10 लाख रुपीज के परचेसेस। क्लियर है क्या दोस्तों? फिर मान लो ये गुड्स मैंने बेचे नहीं, तो मैं इसको ईयर एंड को वापस से क्लोजिंग स्टॉक करके दिखाऊंगा 10 रुपए, और ये क्लोजिंग स्टॉक आपके बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाएगा और ये बैलेंस शीट वापस से टैली हो जाएगी। इज इट राइट और नॉट? बट चलो स्टॉक नहीं रखेंगे, हम इसको बेच दिए मान लो कितने में? 20 रुपए में, 20 लाख रुपए में।
तो बाय सेल्स हाउ मच 20 लाख। एक्चुअली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा और बैंक में बैलेंस कितना हो जाएगा 20 लाख। इन्वेंट्री भी जीरो हो गई, अभी इन्वेंट्री कितनी हो गई जीरो, और बैंक में बैलेंस हो गया 20 लाख। बराबर है क्या? क्या आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है? आंसर इज नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 लाख माइनस 10 लाख बचा 10 लाख रुपए, जो कि नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट हम सोल प्रोप्राइटरशिप वाले केसेस में या फिर पार्टनरशिप वाले केसेस में कैपिटल में ऐड करते थे, बट कंपनी के केस में हम इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएंगे। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। शेयर होल्डर्स कितने सारे होते हैं, क्या सबके कैपिटल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करते जाओगे? आंसर इज नो। तो दोस्तों रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको इसको अलग से दिखाना है, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस करके कितना 10 लाख, तब जाके मेरा बैलेंस शीट टैली होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस शीट का मतलब क्या है। अभी सिंपल सा सिचुएशन मैंने आपके सामने क्रिएट किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिविडेंड। बैलेंस शीट में आपके बिजनेस के एसेट्स कितने रुपए के हैं? 20 लाख रुपए के। और ये एसेट कैसे बने हैं 20 लाख रुपए के? उसमें से 10 लाख ओनर्स ने अपने पॉकेट से भी इंट्रोड्यूस किए हैं और 10 लाख आज तक बिजनेस ने कमा के दिए हैं। क्लियर है कि नहीं? जितना कंपनी लॉ आप जानते हो उसके हिसाब से आप मुझे बताइए कि क्या ये इक्विटी शेयर कैपिटल के पैसे ओनर को आज मैं पे कर सकता हूं? अगर मैं चाहता हूं तो ये पूरे के पूरे पैसे मैं ओनर को वापस कर सकता हूं, बट क्या कंपनी लॉ इस पैसे को वापस देने का परमिशन देता है? आंसर इज नो। ये आपको कब लौटाने हैं 10 लाख रुपए? इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। वाइंडिंग अप होगा जब कंपनी का, तभी आपको ये 10 लाख रुपए वापस देने का अधिकार है। फिलहाल तो आप ये कंपनी के 10 लाख रुपए वापस नहीं दे सकते हो। आर यू ऑल गेटिंग इट? मेरा अगला सवाल, क्या ये प्रॉफिट के 10 लाख रुपए मैं शेयर होल्डर्स को दे सकता हूं? बेसिकली ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये लायबिलिटी टूवर्ड्स हुम है? शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली ये प्रॉफिट पे किसका अधिकार है? शेयर होल्डर्स का। तो क्या मैं 10 लाख का 10 लाख रुपए आज एज अ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे सकता हूं? आंसर इज यस। आप डिविडेंड करके ये प्रॉफिट बांट सकते हो। इसमें भी बहुत सारे अदर प्रोविजंस हमें ध्यान में लेने हैं, हम धीरे धीरे उस पर आएंगे, क्योंकि अभी ये टॉपिक खत्म करने के बाद एक 2-3 इंट्रोडक्टरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्योरेटिकल चैप्टर्स में लेने वाला हूं, और उसके बाद मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी जब पढ़ाऊंगा तब इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होने वाली है। डिविडेंड किस प्रॉफिट से बांटा जा सकता है वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि प्रॉफिट में भी बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सीआरआर है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है। इफ यू रिमेंबर, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों ऐसे चेहरे मत करके बैठना, बराबर है ना? डायरेक्ट एंट्री वालों का आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपने सीआरआर देखा है, डीआरआर देखा है, बराबर है ना? कैपिटल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है। तो ये सभी रिजर्व्स की डिटेल चर्चा हम लोग कहां पे करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर में करेंगे। अभी वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, मुझे बस बताना है कि डिविडेंड मतलब क्या। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो कंपनी लॉ बोलता है, अभी चाहता हूं तो ये पूरे 20 लाख रुपए मैं शेयर होल्डर्स को लौटा सकता हूं। देखो दोस्तों, सिंपल है, एसेट 20 लाख की है, ये किसकी है? शेयर होल्डर्स की। अगर ये शेयर होल्डर्स को 20 लाख रुपए दे देता हूं मैं, तो कैसे अकाउंटिंग होगा? इक्विटी के पैसे वापस दिए 10 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पैसा दिया 10 लाख रुपए वापस कर दिया उनको, कंपनी जीरो हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? इक्विटी का कैपिटल का पैसा कब देंगे आप? वाइंडिंग अप के केस में। ऐसा कंपनी लॉ बोलता है। मतलब ये 10 लाख रुपए मुझे कंपनी से शेयर होल्डर को पे करने का अधिकार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर होल्डर्स को कितना रुपए दे सकते हो? जो आपके पी&एल में बैलेंस है उतना। इसके ऊपर डिटेल चर्चा हम कौन से टॉपिक में करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज वाले टॉपिक में करेंगे। इसके ऊपर भी कुछ नियम कानून है कंपनी लॉ में, वो सारी चीजें पढ़नी है। बट फिलहाल मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूं कि मैं ये 10 लाख रुपए शेयर होल्डर्स को किसी को बिना पूछे दे सकता हूं। इट इज अलाउड बाय द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना? क्योंकि पी&एल अकाउंट का बैलेंस मैं एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो बेसिकली डिविडेंड क्या है कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचो। इजंट इट अ विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट बाय द शेयर होल्डर्स? इजंट इट अ विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट बाय द शेयर होल्डर्स? आप याद करो दोस्तों, आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप में ड्रॉइंग्स करते थे, शेयर होल्डर्स का भी घर है ना बेटा, उनको भी घर चलाना है, तो उनको पैसे विड्रॉ करने हैं तो कहां से विड्रॉ करेंगे? कंपनी से ही विड्रॉ करेंगे। बोलो हाँ या ना? ध्यान से सुनो मेरी बात को, जनरल नॉलेज के व्यू पॉइंट से डिस्कशन हो रहा है, अकाउंटिंग के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। पहले डिविडेंड क्या है वो तो समझ लो। तो दोस्तों प्रोप्राइटरशिप में आसान था ना, बिजनेस मेरा अकेले का था,
प्रोपराइटरशिप का बैलेंस शीट समझ लो फिलहाल इसको। कैपिटल मैंने 10 लाख इंट्रोड्यूस किया और मेरे प्रॉफिट कितने हैं बिजनेस के 10 लाख, 20 लाख बैंक में जमा है। एज अ इंडिविजुअल प्रोपराइटरशिप बिजनेस मुझे किसी को पूछने की जरूरत थी क्या? मुझे मान लो 20 लाख रुपए निकालने हैं, तो क्या मैं 20 लाख निकाल सकता हूं बिंदास, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में क्या शेयर होल्डर जितना चाहिए उतना पैसा कंपनी से निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। कंपनी लॉ में कुछ नियम बनाए गए हैं। शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस को चलाएगा कौन? डायरेक्टर्स, बराबर ना। यहाँ पे मैनेजमेंट अलग किया है, ओनरशिप अलग रखा है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट कौन डिसाइड करता है? ओनर्स ही डिसाइड करता है, बट ये बिजनेस को चलाने के सारे डिसीजन उन्हीं को लेने हैं। प्लस कंपनीज एक्ट भी उनको फॉलो करना है कंपनी को। तो कंपनीज एक्ट तो सीधा सीधा बोल देता है कि कैपिटल के पैसे किसी भी हालत में वापस नहीं लौटाने हैं, वो वैसे ही रखो, बिजनेस में ही रहने दो। तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या दे सकता हूं? ये प्रॉफिट का पैसा मैं शेयर होल्डर्स को दे सकता हूं। ये प्रॉफिट का पैसा शेयर होल्डर्स में बांटना मतलब डिविडेंड होता है। इजंट इट एग्जैक्टली लाइक ड्रॉइंग? जब आप ड्रॉइंग करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या एंट्री होती थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, एंड ड्रॉइंग्स लेटर ऑन कहां से माइनस होते थे? कैपिटल से। तो इनडायरेक्टली आप क्या एंट्री मारते थे? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक की एंट्री करते थे। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? फाइन। यहां पे वहां पे कैपिटल डेबिट क्यों होता था? क्योंकि प्रॉफिट्स हम कहां पे भेजते थे? कैपिटल में भेजते थे। यहां पे हम प्रॉफिट्स कैपिटल में भेजते ही नहीं है। तो जब कभी भी आप प्रॉफिट बांटोगे तो सिंपल सी एंट्री कंपनी क्या पास करेगा? पी एंड एल अकाउंट की जो लायबिलिटी थी वो चुकता कर दी, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा कंपनी पे कर सकती है। अब इसमें से 10 लाख पे करने हैं या 5 लाख पे करने हैं या 8 लाख पे करने हैं या 6 लाख पे करने हैं, ये डिसीजन लेगा कौन? अगर ये डिसीजन शेयर होल्डर के हाथ में दिया जाता है तो शेयर होल्डर क्या करेंगे? लूट लेंगे कंपनी को, बराबर है कि नहीं? तो यही तो कंपनी का फीचर है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट देखेगी ना कि फ्यूचर में कंपनी को पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या होता है? कंपनी का बैंक बैलेंस घट जाता है। एंड मान लो कंपनी के पास फ्यूचर में प्रोजेक्ट कोई करना है, कंपनी को कोई नए प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनी कहां से लाएगी पैसा? आर यू गेटिंग इट? तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर्स विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट can be paid, how much amount can be paid as a dividend. Please understand my friends, dividend is not a new thing to you. It is nothing but the drawings from the company only, but this drawings ka decision is not in the hands of shareholder. It is decided by the directors of the company. Clear है क्या दोस्तों? तो ड्राइंग्स की जैसे एंट्री बनती थी ना प्रोप्राइटरशिप के बुक्स में, वैसे ही डिविडेंड की एंट्री बनती है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होता था, ड्राइंग्स डेबिट करके बाद में ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस बाद में कहां पे जाता था? कैपिटल में। याद है ना बच्चों? कैपिटल में क्यों जाता था? क्योंकि प्रॉफिट का पैसा भी कैपिटल में ही जाता था। तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता था, ड्राइंग्स कैपिटल को घटाते थे, खत्म। और वहां पे मन मर्जी के हिसाब से प्रोप्राइटर कभी कभार निगेटिव में भी कैपिटल लेके जाता था, कैपिटल का डेबिट बैलेंस, मतलब दूसरों के पैसे भी यूज करता था। प्रोप्राइटर को कौन पूछेगा? मान लो मैंने लोन लिया है एसबीआई से और मैं बैंक अकाउंट में जमा होते ही निकालता हूं, कौन पूछेगा? कंपनी में ऐसा नहीं है। कैपिटल के पैसे डू नॉट टच। ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड में हम लोग कौन सा अमाउंट बांट सकते हैं? जो प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए हुए हैं वही बांट सकते हैं। और ये बांटने का डिसीजन किसको लेना है? कंपनी के मैनेजमेंट को। आर यू ऑल गेटिंग इट? क्योंकि आपको प्रैक्टिकली अभी समझ में आ रहा है कि अगर ये डिसीजन शेयर होल्डर्स के हाथ में दिया होता तो शेयर होल्डर्स इसको लूट लेते। बट शेयर होल्डर्स का इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता है? और उसमें भी किस शेयर होल्डर का इन्फ्लुएंस होगा? जो मेजर शेयर होल्डर है। अब मेरे को यस बैंक वाले क्या पूछेंगे? मैनेजमेंट वाले, मेरे पास तो बहुत कम शेयर है सर, अगर मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर्स होते तो मैं यस बैंक से डिविडेंड निकलवाता। अगर प्रॉफिट है तो, प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी में तो बात ही खत्म। बात पकड़ में आ रही है क्या? कंपनी ज्यादा से ज्यादा कौन सा डिविडेंड दे सकती है? अमाउंट अवेलेबल इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इसके ऊपर हम बहुत सारी चर्चा करेंगे फ्यूचर में। बस आपको डिविडेंड क्या है समझा गया? डिविडेंड इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल भाषा में
ड्रॉइंग्स मेड बाय द ओनर्स बट नॉट एज पर देयर विश, एज पर द विश ऑफ द डायरेक्टर्स। क्लियर है कि नहीं? सिंपल है। और कैपिटल का पैसा कभी निकाल सकता है क्या शेयर होल्डर? बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। कंपनी को ताला लगाओ फिर निकलेगा कैपिटल का पैसा। आर यू गेटिंग इट? हाँ, अभी इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स का इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं? डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। मान लो कंपनी में बहुत सारे प्रॉफिट्स है और डायरेक्टर डिविडेंड ही नहीं दे रहा है, तो अगली बार क्या करेंगे? डायरेक्टर्स को ही बदल देंगे। मतलब डायरेक्टर्स, अभी ये बोलना गलत हो जाएगा, थोड़ा बहुत शेयर होल्डर्स के ऊपर हिसाब से एक्ट करेंगे ना, बट फिर भी दे आर डायरेक्टर्स, दे आर द मैनेजमेंट, तो वो कंपनी के हित में निर्णय लेंगे। इज इट राइट और नॉट? फाइन। एनीवे, शेयर होल्डर भी क्यों चाहेगा? अगर मान लो वही पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको 30-30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वाई ही विल विड्रॉ इट? वो बोलेगा इन्वेस्ट करो। आर यू गेटिंग इट? बट डिविडेंड का डिसीजन इज प्योरली मेड बाय दी डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर को कन्विंस करना पड़ेगा मेजर शेयर होल्डर को कि क्यों नहीं दे रहा हूं मैं डिविडेंड। समझ में आ रहा है क्या? अदरवाइज मेजर शेयर होल्डर उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं? ये सब लिखा नहीं है, हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं। अभी डायरेक्टर्स को अपॉइंट ही कौन करता है? शेयर होल्डर्स। तो जिसके पास मेजर शेयर होल्डर्स है उसकी चलती है कंपनीज में। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। सोच रहा हूं यस बैंक का मेजर शेयर होल्डर बन जाऊं। जान दो अभी क्या बोलूं। हाँ, तो आई होप आपको डिविडेंड मतलब क्या समझ में आया। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया, एंट्री क्या मारी मैंने? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। होगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 0 एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 10 लाख। कंपनी के बुक्स में ये एंट्री होगी। आप शेयर होल्डर हो तो आपको क्या मिलेगा? आपके बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे, तो आप लोग क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। देखते हो आपको क्या एंट्री करनी है, वही तो डिस्कशन हो रहा है यहां पे। अब जरा ध्यान से सुनो दोस्तों, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है। ओके? और ये जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 24 की है। जरा ध्यान से समझो बच्चों, मैं क्या क्या बोल रहा हूं अभी समझ लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आज का डिस्कशन, कल का डिस्कशन, और ये जो वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी है, मस्त है एकदम, इंटरेस्टिंग मैटर्स है। बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़ने को मिल रही है यहाँ पे। अभी सिर्फ बातें जो होगी वो कंपनी के व्यू पॉइंट से ही होगी हमारी इंटरमीडिएट में। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप बस ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल देने के लिए, कंपैरिजन के लिए मैं यूज करूंगा। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अभी सब कंपनी का अकाउंट्स है। ठीक है? फाइन। एंड साइमल्टेनियसली आप लोग लॉ में, कंपनी लॉ भी जल्द से शुरू हो जाएगा, तो दोनों आपको मतलब इंटरलिंक्ड लगेगा। एंड ऑडिट जब पढ़ोगे तो अकाउंट्स का उपयोग आपको ऑडिट में भी होगा। ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पढ़ोगे ना वो आपको ऑडिट में काम आएंगे। तो ये अकाउंट्स, ऑडिट, लॉ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब आप दोनों ग्रुप साथ में करते हो ना तो बहुत सारे फायदे भी होते हैं। कॉमन चीजें हम एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है? लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत सारी करनी पड़ती है। फाइन। एनीवे, आगे बढ़ता हूं मैं। तो दोस्तों अभी कंपनी के व्यू पॉइंट से समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर कंपनी का 23-24 है एंड बैलेंस शीट को 31 मार्च 24 का है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ ये पता कब चलेगा? पूरे साल का प्रॉफिट कितना ये पता कब चलेगा? 31 मार्च 24 के बाद। ओके? 31 मार्च 24 के बाद ही पता चलेगा ना कि 23-24 में कितना फायदा हुआ। ध्यान से सुनिए। ओके? अब कंपनी का क्या प्रोसेस होता है समझाता हूं मैं। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, अभी हमने बोलते बोलते क्या डिस्कस किया? कंपनी ने डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, इसका डिसीजन किसको लेना है? डायरेक्टर्स को लेना है। बट कंपनीज एक्ट में बोला है कि डायरेक्टर्स विल टेक द डिसीजन ऑफ डिविडेंड, बट दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। इमेजिन यस बैंक ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो डायरेक्टर्स विल डिक्लेयर द डिविडेंड फर्स्ट। मतलब डायरेक्टर लोगों की इच्छा होनी चाहिए पहले डिविडेंड देने की। दे विल टेक द डिसीजन ऑफ डिविडेंड
and that decision should be approved by the shareholders. Then only dividend can be declared by the company. ये कहां से पढ़ा रहा हूं मैं आपको? कंपनी लॉ से. आगे जाके लॉ में भी ये वापस से पढ़ोगे. When can a company declare a dividend? Dividend should be declared when it is declared. Dividend can be paid by the company when it is declared by the directors and approved by the shareholders. दोनों चीजें समझ लो. चलो डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन तो डायरेक्टर 5-6 लोग होंगे मिलके एक बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर कर देंगे कि चलो इस बार डिविडेंड देते हैं. उसके लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेगा. बराबर बोल रहा हूं मैं? उसके लिए उनको डिविडेंड का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग. डिविडेंड मीन्स व्हाट? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश इज व्हाट अ डिविडेंड इज. बराबर है ना? तो उसके लिए पहले कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है वो पता करना जरूरी है कि नहीं. तो मान लो पूरे साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 24 को बनता है, तो डायरेक्टर्स को एटलीस्ट पता तो चल गया कि 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है हमने. अब डायरेक्टर सोचेंगे कि इसमें से कितना डिविडेंड देना है, तो उनके देखेंगे ये लोग ऑब्लिगेशन कितने हैं. मान लो किसी अगले प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख रुपए साइड में रखने हैं, टैक्स भरने के लिए 1 लाख साइड में रखने हैं, तो 3 लाख रख देंगे साइड में. 3 लाख कंपनी में ही रखेंगे और बचे हुए 7 लाख डिविडेंड बांट सकते कि नहीं डायरेक्टर्स? यस. बट अगेन उनका डिसीजन अप्रूव किसने करना है? शेयर होल्डर्स. अब इमेजिन यस बैंक के शेयर होल्डर्स कितने सारे होंगे, सबको बुलाना पड़ेगा. और या सिर्फ मेजॉरिटी अप्रूवल चलेगा? मेजॉरिटी चलता है बट फिर भी नोटिस तो सबको भेजना ही पड़ता है. तो कंपलसरी कंपनी को ना सभी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने के लिए एक मीटिंग फिक्स करनी पड़ती है. अभी आप जब लॉ में मीटिंग्स पढ़ोगे तो उसमें एक मीटिंग दिखेगी आपको. कौन सी? एनुअल जनरल मीटिंग, जो कम से कम एक बार होनी जरूरी है. इसीलिए तो उसका नाम क्या रखा है? एनुअल जनरल मीटिंग. तो कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग रखती है और उसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेती है. अब डायरेक्टर्स ने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया रुजुल, तो क्या बोलो, तुम एज अ शेयर होल्डर मना करोगे थोड़ी? मोस्टली अप्रूवल आ ही जाता है. मोस्टली अप्रूवल आ ही जाता है क्योंकि मेजर शेयर होल्डर के डिस्कशन के बिना ये होता ही नहीं होगा मेरे हिसाब से. करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो मोस्टली अप्रूवल आने ही वाला है बट दिस फॉर्मेलिटी इज टू बी कंप्लीटेड. बराबर है ना? हाँ, तो डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कब करना है? एजीएम में. अब एजीएम जब लॉ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि एजीएम आपको विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंडक्ट करना ही पड़ता है. ओके, तो 31 मार्च 24 का एजीएम कौन से तारीख से पहले होना चाहिए? 30 सितंबर 24 से पहले होना चाहिए. सब लोगों को समझ में आ रहा है? अभी आप आके फ्यूचर में मुझे ज्ञान मत देना सर आपने गलत पढ़ाया था, पहला एजीएम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ब्ला 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 ब्ला. वो लॉ में जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ लोगे, वो मुझे भी पता है. अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता. एजीएम पहला वाला थोड़ा लेट हुआ तो चलता है. ओके, वो सब आप लॉ में पढ़ो यार. अभी फिलहाल समझ लो, नॉर्मली पहला ईयर नहीं है मेरा. नॉर्मली एजीएम कब होना चाहिए? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हुआ? 31 मार्च 24 को. एजीएम कब होना चाहिए? 30 सितंबर 24 को. बराबर है ना? इस एजीएम में सारे शेयर होल्डर आ जाएंगे. ओके, मस्त वड़ा पाव वगैरह जो भी खाने के लिए मिलेगा खाएंगे और क्या करेंगे? डिविडेंड को अप्रूव करेंगे. एंड वंस डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर के खाते में जमा हो जाएगा. ये सारी चीजें आपको इससे भी ज्यादा डिटेल में लॉ में पढ़नी है. ओके, डिविडेंड के मैटर्स सारे मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि हाँ ये ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है. मुझे यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करना है जो लॉ में हाईलाइट नहीं होगा. अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक चीज पे ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, आप लोगों को ऑब्जर्व करना है एक चीज को. दोस्तों, हमने डिविडेंड एक्चुअली अप्रूव कब किया? 30 सितंबर 24 को. मान लो आखिरी दिन पे ही एजीएम हुआ, या फिर मान लो 31 अगस्त को हुआ. 31 अगस्त 24 को एजीएम हुआ. लास्ट डेट पे क्यों करें? बीच में कभी भी कर सकते हैं हम एजीएम. तो 31 अगस्त 24 को हमने एजीएम बुलाया और इस एजीएम में डिविडेंड क्या हुआ? अप्रूव हुआ. बात पकड़ में आ रही है बच्चों? इस मीटिंग में एजीएम में डिविडेंड अप्रूव हुआ और इसके बाद डिविडेंड का पेमेंट होगा. ओके, तो डिविडेंड पेमेंट कौन से फाइनेंशियल ईयर में होगा? फाइनेंशियल ईयर बताओ. 24-25 में. डिविडेंड का पेमेंट कौन से फाइनेंशियल ईयर में होगा?
24 25 में, लेकिन प्रॉफिट कौन से साल का बांटा जाएगा? प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 24 का बांटा जाएगा। बात पकड़ में आ रही है क्या? इस डिविडेंड को, यानी किसी एक फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आप कहीं दूसरे फाइनेंशियल ईयर में बांट रहे हो, तो दैट डिविडेंड इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड। दैट डिविडेंड इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड। क्या सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या बच्चों? एकदम पक्का क्लियर है? फाइनल डिविडेंड समझ में आया? मैं सारी चीजें लिख के दूंगा, डोंट वरी। फाइनल डिविडेंड किसको बोलेंगे? डिविडेंड ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड। वाई सर, वाई? उसी फाइनेंशियल ईयर में क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ? अरे बेटा आप ही बताओ। फाइनल डिविडेंड देने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि एनुअल प्रॉफिट मेरा बराबर कितना आया, तब जाके डायरेक्टर लोग डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक थोड़ी पता चलेगा मुझे कि प्रॉफिट मेरा इस साल का कितना है। तो ये कोई टेक्निक, ये मतलब प्रोसेस का पार्ट है। ऐसा ही होता है मोस्टली। फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, और उसके बाद वो डिविडेंड का डिसीजन लेने के लिए सभी शेयर होल्डर्स को बुला के खर्चा करेगी क्या कंपनी? कंपनी ये मैटर कहां पे डिस्कस करेगी? मोस्टली एजीएम आपको साल में एक बार कंपलसरी बुलाना ही पड़ता है। बोलो हाँ या ना? अभी लॉ में पढ़ोगे आप लोग। तो दोस्तों अगर एजीएम ही बुलाना है तो उसी वक्त ये मैटर लाते हैं ना। बट इसमें हो क्या रहा है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एजीएम कब होगा? 24-25 में होगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एक साल का फर्क नहीं है। अगले फाइनेंशियल ईयर में बस मीटिंग हो रहा है, उसमें ही ये डिविडेंड का डिसीजन हो रहा है। और पिछले साल कमाए हुए प्रॉफिट्स हम इस अकाउंटिंग ईयर में बांट रहे हैं। तो इस अकाउंटिंग ईयर में उस डिविडेंड को क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनल डिविडेंड। आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? फाइनल डिविडेंड ऑफ विच ईयर? 23-24. So this dividend will be called as dividend for the financial year 23-24. This dividend will be called as dividend for the financial year 23-24 declared and paid in the financial year 24-25. Is it clear to you? And this is final dividend of financial year 23-24. I hope you are getting this, my friends. अब इसका अकाउंटिंग कंपनी कौन से साल में करेगी? 23-24 में करेगी या 24-25 में करेगी? तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का जो टॉपिक है उसमें हम ये बात बहुत ही डिटेल में लिख के पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको बता दूं 24-25 में ही अकाउंटिंग करना है कंपनी को। क्लियर है क्या? तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा हम बाद में डिस्कस करते हैं। एंट्री बता दी मैंने, क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन से फाइनेंशियल ईयर में एंट्री मारेंगे? 24-25 में। जिस ईयर में डिविडेंड पे किया ना उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। हाँ बस इसका कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है 23-24 में। 23-24 का बैलेंस शीट जब बना रहे हैं ना तब डायरेक्टर्स ने अनाउंसमेंट किया होता है ना, तो उनको एक नोट लिखना पड़ता है वगैरह वगैरह। वो सारी बातें कहां पे पढ़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में। अभी नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस अभी आपको क्या समझाना है? व्हाट इज फाइनल डिविडेंड। समझा आपको? तो डिविडेंड का एक टाइप कौन सा है? फाइनल डिविडेंड। मतलब क्या? पूरा अकाउंटिंग ईयर खत्म करो, मस्त चकाचक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, एजीएम बुलाओ, एजीएम में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लो। फाइनल डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल इज कंपलसरी। क्लियर है? दूसरा टाइप है डिविडेंड का इंटेरिम डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? इंटेरिम डिविडेंड। तो जब आप लिस्टेड कंपनियों का देखोगे ना, जब आप लिस्टेड कंपनियों का देखोगे तो उनको क्वार्टरली अकाउंट्स पब्लिश करने का रिक्वायरमेंट होता है, सेबी के गाइडलाइंस है। ओके, एज वेल एज वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑल्सो इशूड बाय आवर इंस्टीट्यूट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके। यानी कंपनियों को क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्क्लोज करने के लिए प्रमोट किया जाता है। यानी आप लोग एनुअल अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप 3 महीने में एक बार आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। वो भले ही फाइनल अकाउंट्स अपने जितने बड़े होते हैं ना उतने बड़े होने की जरूरत नहीं है। अब सर क्या फाइनल अकाउंट्स क्या बड़ा होता है? P&L बैलेंस शीट बेटा वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के लिए, अभी आपको समझेगा थोड़े दिनों के बाद। ठीक है ना? कंपनी क्या खतरनाक चीज है। आप कंपनी के ऑडिटर बनोगे, पता है ना आपको आपका रोजी रोटी क्या है? कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, बराबर है ना? कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
तो ये आपकी रोजी रोटी वाला सेक्शन है, इससे आपको रोटी भी मिलेगा, रोजी भी मिलेगा, वॉट एवर, मतलब रोज रोटी मिलेगा रे नलायको, ये भगवान। तो क्या बोल रहा था मैं, इस सेक्शन के कारण हम जिंदा है ना। बराबर बोल रहा हूं ना मैं, इस सेक्शन के कारण हम जिंदा है। इस सेक्शन के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कंपनियां आती है। जैसे ही कंपनी बनी पहले क्या ढूंढेंगे, मैं तो बोलता हूं कंपनी बनाने के पहले ही हमें ढूंढते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का वगैरह काम भी सीएस ही करवाते हैं। हाँ, 2 कंपनी सेक्रेटरीज ने करना चाहिए रजिस्ट्रेशन का काम वगैरह, बट चलो ठीक है, मान लो सीएस लोग करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम, उसके बाद ऑडिटर करके अपॉइंट किसको करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही करना पड़ेगा। इवन इफ योर टर्नओवर इज जीरो, कंपनी का टर्नओवर जीरो भी है तो भी हमारे साइन लेने पड़ते हैं उनको, क्या ये जीरो है, जीरो को भी साइन करना है। बस कितना मस्त ऑडिट होता होगा, कुछ भी नहीं है, जाना है साइन करना है, बिल लेके ही जाओ जाते जाते, बिल दे दो, चेक ले लो, बस खत्म। लेकिन उसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। समझ में आ रही है बात। हाँ, तो दोस्तों मैं बोल रहा था कंपनी को कंपलसरी सीए के पास से ये सारी चीजें ऑडिट करवानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों कंपनीज के रिक्वायरमेंट्स इतने हैं ना, कंपनीज एक्ट अभी आप धीरे धीरे शुरू करोगे, आपको फाउंडेशन में बस इंट्रोडक्शन था टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड ऑल, अभी आपको एक सेक्शन पढ़ाया जाएगा। उन सभी सेक्शंस की रिक्वायरमेंट इतनी सारी है कि फ्यूचर में आपको टेंशन आने लगेगा कि कंपनी का ऑडिटिंग मैं करूं कि ना करूं। छोटी चीजें हैं, जैसे कि अभी ये डिविडेंड का बताया मैंने, लिखना पड़ता है, डिस्क्लोजर नोट देना पड़ता है कि अगले साल में हमने इस प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा डिविडेंड बांटा है, ये डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ये डिस्क्लोजर वगैरह कहाँ पे देना है, ये सारी चीजें हमें पढ़ाई गई है कौन से टॉपिक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में। ऑब्वियसली इसके साथ रिलेटेड है वो, ओके। हाँ, लेकिन वो फ्यूचर में पढ़ेंगे हम, बीच अभी क्या है मेरा कॉम्बिनेशन कैसा है मैं समझाता हूँ आपको। मैंने अभी एक्चुअली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पढ़ रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ AS 13 भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स बुक में मैंने ये जानबूझ के लिए, आपके मॉड्यूल में ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स में नहीं है, बट AS में ही ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम AS 13 ही पढ़ रहे हैं। जैसे ही ये खत्म होगा, मैं पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 3 बेसिक चैप्टर्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं वापस प्रैक्टिकल चैप्टर में जाऊंगा, एक प्रैक्टिकल चैप्टर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में थोड़ी थ्योरी होती है, लिखना बहुत पड़ता है, ठीक है ना, बट उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स के सेशन होंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, वहां पे प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपको आपका मूड मेंटेन भी रखना है, कभी कभार थोड़ा सा रिलैक्स वाला फीलिंग भी आना चाहिए, और कभी कभार ऐसा भी लगना चाहिए कि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बहुत नए नए कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान भी देना पड़ेगा उस वक्त। तो दोस्तों ये ब्लेंड कैसे करना है ये मेरा डिसीजन होगा, बस मैं आपको क्या बता रहा हूं। अभी ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम 3 AS वाले पार्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अगला प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करेंगे, जो कौन सा होने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज वाला, ठीक है ना। क्योंकि वो जब तक नहीं पढ़ाऊंगा तब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंप्लीकेशन भी नहीं समझेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिस्ट में, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके, या फिर सेबी के गाइडलाइंस। अब सेबी किसको एप्लीकेबल है, सेबी के गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनियों को, ठीक है ना। तो लिस्टेड कंपनियों को कंपलसरी पब्लिश करने पड़ते हैं क्वार्टरली अकाउंट्स। अब क्वार्टरली अकाउंट जब पब्लिश होते हैं तो डायरेक्टर लोगों को पता चल जाता है कि पहले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ या फिर दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ। तो कंपनीज एक्ट के अनुसार डायरेक्टर्स कैन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो। फाइनल डिविडेंड कब दिया जाएगा, सब अकाउंट्स बंद करने के बाद। लेकिन अगर मान लो क्वार्टर 1 में बहुत प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, एंड शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए डायरेक्टर लोगों की इच्छा हो रही है कि इंटरिम डिविडेंड दिया जाए, तो क्या डायरेक्टर लोग इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं? आंसर इज यस, आंसर इज यस। उसमें उनको शेयर होल्डर्स का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड नहीं है, वो फाइनल डिविडेंड का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है क्या? अभी क्वार्टर 1 में प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट कमाया है, तो डायरेक्टर्स कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, तो दे कैन डिक्लेयर इट बाय इन बोर्ड मीटिंग, एंड उसके बाद वो डिविडेंड डिक्लेयर करके पे भी कर सकते हैं। मतलब समझ लो बात को। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो गया, सॉरी उसकी बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के
क्वार्टर 1 में मान लो कंपनी ने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है एंड नाउ डायरेक्टर वांट्स टू डिक्लेयर अ डिविडेंड, कैन दे डू सो? आंसर इज यस। अब देखो ना दोस्तों, ये क्वार्टर 1 कब खत्म होगा? 30 जून को, 30 जून 23 को। इमीडिएटली डायरेक्टर्स विल टेक डिसीजन एंड मान लो 1 जुलाई 23 को इन्होंने डिविडेंड पे भी कर दिया, तो मुझे बताओ डिविडेंड कौन से पीरियड का है, प्रॉफिट कौन से पीरियड का है? प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, डिक्लेयर्ड एंड पेड इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ओनली। मींस इंटरिम डिविडेंड का फीचर क्या है? जिस पीरियड, जिस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है उसी फाइनेंशियल ईयर में बांटा जाता है। आर यू ऑल गेटिंग इट? कंसेप्ट इज सेम, बस फर्क क्या है? फाइनल डिविडेंड में हम एक फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट दूसरे फाइनेंशियल ईयर में बांटते हैं, एंड इंटरिम डिविडेंड में हम एक फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट उसी फाइनेंशियल ईयर में बांटते हैं। सर लेकिन हमें क्यों बता रहे हो? समझेगा, रुको। पहले आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड के दो प्रकार समझ में आए क्या? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 2, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में ध्यान में क्या रखना है? करंट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर में ही बांटा जाएगा। क्वार्टरली अकाउंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट दिखा तो डायरेक्टर्स कैन टेक देयर डिसीजन एंड दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। अभी मान लो इसमें से 2 लाख बांट दिए, जब कभी फ्यूचर में ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, मान लो डायरेक्टर्स को लगा पूरे साल के लिए 7 लाख डिविडेंड बांटना है। कितना? 7 लाख। 10 का प्रॉफिट कमाया था ना हमने पूरे साल में, तो 7 लाख बांटना है, तो 7 में से ऑलरेडी कितना दे रखे हमने, तो बचा हुआ 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेगी डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड के वक्त इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करके बैलेंस फिगर पे बैक किया जाता है। आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आया? ये सारी चीजें आप वापस से कहां पे पढ़ने वाले हो? लॉ में। उसके बाद वापस से कहां पे पढ़ने वाले हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर में, ठीक है ना? तो वहां पे हम इसके डिटेल समझेंगे, बट बस मुझे यहां पे हाईलाइट क्या करना था, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड एंड व्हाट इज फाइनल डिविडेंड। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? अभी देखो, आपको हर वक्त, अभी इस टॉपिक में नहीं बोल रहा हूं, हर टॉपिक में जब भी कभी डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ये प्रॉफिट कौन से साल में कमाए हुए बांट रहे हैं और कब बांट रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पता चली जाएगा कि ये फाइनल डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड है। अब मान लो इस सेंटेंस का मुझे आंसर दो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 30 जून 23। अब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च ही है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 30 जून 23 इज डिक्लेयर्ड एज डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 10th जुलाई 23। इंटरिम डिविडेंड। समझ में आ रहा है क्या? 30 जून 23 का प्रॉफिट मतलब शुरू कहां से हुआ होगा? 1 अप्रैल से 30 जून। सेकेंड क्वार्टर का मान लो अक्टूबर में बांट दिया तो भी इंटरिम डिविडेंड ही है, बराबर है ना? लास्ट क्वार्टर का नेक्स्ट ईयर में बांट दिया, ऐसा नहीं होगा। लास्ट क्वार्टर में मोस्टली इंटरिम डिविडेंड नहीं देती कंपनी, बराबर है ना? क्योंकि अकाउंटिंग ईयर वैसे भी खत्म हुआ है, तो फाइनल डिविडेंड ही होगा वहां पे। क्लियर है दोस्तों? फाइन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। करंट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर में बांटा तो इट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। चलो, शैल वी प्रोसीड? देखो दोस्तों, वापस से एक बार रिकैप करते हैं अभी अभी क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने क्या देखा, डिविडेंड मतलब क्या है। डिविडेंड समझा सबको? एकदम आसान भाषा में मैंने एग्जांपल के साथ समझाया। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें लेकिन बहुत सारे लफड़े भी है, एक एक करके समझेंगे हम फ्यूचर में जाके। सच में ये इतना आसान कंसेप्ट नहीं है, किसी प्रॉफिट से डिविडेंड बांटना है, कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं बांटना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है? डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, इतना भी आसान नहीं है। इसमें हमें बहुत सारे सेक्शंस का रेफरेंस लेना पड़ता है। फाइन, डिविडेंड समझ में आया। फिर दूसरा, डिविडेंड के टाइप्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। शैल वी राइट समथिंग अबाउट दिस? यस। चलो, इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे। फाइनल डिविडेंड
इंटेरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड एंड इंटेरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के बारे में पहले बातें लिखेंगे, बराबर पेज को हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हो। प्रॉफिट अर्नड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर profit earned in previous financial year declared and paid in current financial year। प्रॉफिट अर्नड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड एंड पेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। नहीं समझा? करंट ईयर वो आप इनकम टैक्स के साथ तो कहीं कंपेयर नहीं कर रहे हो ना। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर वो अलग मामला है, वो आप इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर डिक्लेयर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। तो डिविडेंड कौन से ईयर में डिक्लेयर हुआ? नेक्स्ट ईयर में। तो वो नेक्स्ट ईयर का आप एडवांस में नहीं बता सकते हो, मैं इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। देखो सिंपल है, डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ? इस करंट ईयर में, बराबर है ना। करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो ही डिविडेंड का अकाउंटिंग का इशू आएगा ना। करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, देखना क्या है? करंट ईयर का प्रॉफिट ही करंट ईयर में बांट रहा हूं, तो कौन सा डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड। करंट ईयर का प्रॉफिट, सॉरी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस यानी पिछला साल, अपना इनकम टैक्स वाला प्रीवियस ईयर नहीं। मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूं आपको, जान दो। आपने वो सोचा भी नहीं है, ये सोच रहे हो? सोचा ही नहीं ना। हाँ, वेरी गुड। इनकम टैक्स में अभी हुआ नहीं क्या प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर? हाँ, वो प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर ही होता है, जान दो। एनीवे, बराबर बोला ना मैंने। इनकम टैक्स में क्या सीन है? वो प्रीवियस ईयर बोलते हो लेकिन होता कौन सा है? करंट ईयर ही होता है। और असेसमेंट ईयर मतलब दिखाते हैं हम अगले साल का है, बट होता कौन सा है? करंट ईयर ही होता है। बराबर बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। जान दो जान दो, आप ज्यादा लोड मत लो। दोपहर का टाइम में खाना भी खाया है और इसमें ये कहाँ पे बीच में ला रहे हो? प्रीवियस ईयर का अर्थ समझा रहा हूं मैं। प्रीवियस ईयर इन अकाउंट्स मीन्स पिछला साल। प्रीवियस ईयर इन अकाउंट्स मीन्स पिछला साल। ओके, तो करंट ईयर में जो डिविडेंड बांटा है, अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो अगर प्रॉफिट पिछले साल कमाया है तो यू विल बी कॉलिंग इट एज फाइनल डिविडेंड। क्लियर है ना? समझा आपको? ओके, एग्जाम्पल देता हूं, चलो झंझट नहीं। प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 declared and paid in, बताओ, फाइनेंशियल ईयर 2023-24। मतलब हम लोग कौन से अकाउंटिंग ईयर में है अभी? 23-24 में है, और डिविडेंड बांट दिया है हमने, डिक्लेयर कर दिया है। तो देखना है कि कौन से ईयर में कमाए हुए प्रॉफिट्स आप बांट रहे हो। तो पिछले साल में कमाए हुए प्रॉफिट्स आप बांट रहे हो, तो यू विल बी कॉलिंग इट एज फाइनल डिविडेंड। आर यू ऑल गेटिंग इट? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इस साल का प्रॉफिट इसी ईयर में बांटना है, मैं कभी भी बांट सकता हूं। मान लो मैंने फाइनेंशियल ईयर 10-11 में कमाए हुए प्रॉफिट्स 15-16 में बांटे तो भी चलता है। दैट डिसीजन इज ऑफ डायरेक्टर ओनली। समझ में आ रहा है? हाँ, बट मोस्टली कॉमनली क्या होता है, अगर डिविडेंड बांटना ही है डायरेक्टर्स को किसी अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट्स का, तो वो उसी अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बांट देते हैं। बराबर है ना? वंस यू डोंट डिक्लेयर डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, वंस
आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि इस साल हमें डिविडेंड नहीं बांटना है, तो अगली बार मतलब ऐसा नहीं होता है कि पिछले वाले डिविडेंड्स आगे जाके कभी बांटे जाते हैं। अब उसी नेक्स्ट ईयर में नहीं बांटा तो आप उसके अगले साल में क्यों बांटोगे? आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? फाइन। चलो, फाइनल डिविडेंड आपको समझा आपको? फाइन। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड। लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ये सिंपल है, प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर declared and paid, declared and paid in current financial year. Example, profit earned in first 6 months of 2022-23 paid as dividend in 2022-23 ओनली, उसी फाइनेंशियल ईयर में बांट दिया। ओके दोस्तों, अब ये प्रवचन में क्यों दे रहा था वो आपको समझ में आ जाएगा। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। नोट मत लिखना अभी डायरेक्टली, ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर, बट वापस से लिखना है। अकाउंटिंग ऑफ डिविडेंड इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, सेंटर में लिखना, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। If dividend is declared and paid by company is, if dividend declared and paid by company is out of a profit before acquisition of shares, that is dividend out of pre-acquisition profits। सिचुएशन को क्या बोलेंगे? दैट इज डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। डिविडेंड आउट ऑफ
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, एग्जाम्पल भी लिख के दूंगा, टेंशन मत लो। अभी अब ध्यान दो सब लोग। मान लो मिस्टर ए ने 1 जून 2024 को 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस परचेस किए एट ₹10 लाख। ओके, एग्जाम्पल है, समझ में आई बात। मिस्टर ए ने 1 जून 24 को 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड खरीदे। सिंपल सा ट्रांजैक्शन, समझ में आया। अभी आप किसके बुक्स में अकाउंटिंग करोगे? मिस्टर ए के बुक्स में, इन्वेस्टर के बुक्स में। समझ में आ रहा है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिलायंस अनाउंस्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%, okay, for financial year 2023-24। तारीख लिखता हूं, यह अनाउंसमेंट कब हुआ? 30 जून 24 को। 30 जून 24 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड अनाउंस्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। 30 जून को एजीएम हुआ, उसमें अप्रूव्ड भी हो गया, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। रिकॉर्ड डेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट खेल है ना। रिकॉर्ड डेट 30 जून 24 ही घोषित किया गया। दे कैन कीप एनी डेट एज रिकॉर्ड डेट। कंपनी को कोई नुकसान नहीं है रे बच्चों। कंपनी ने जितने शेयर ऑलरेडी इशू किए उन सब पे डिविडेंड देना ही पड़ेगा ना। वो शेयर मेरे पास है या तुम्हारे पास है या तुम्हारे पास है, उससे कंपनी को क्या लेना देना है? क्या कंपनी रिकॉर्ड डेट खुद डिसाइड करेगी। आर यू ऑल गेटिंग द? ठंडा दिमाग करो एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बार समझ में आया ना तो कुछ भी नहीं है इसमें। ट्रांजैक्शन का ट्रेल समझ में आ रहा है सबको। मिस्टर ए कौन है? इन्वेस्टर। उसने शेयर्स खरीदे कब है? 1 जून को। उसके बाद उसके पास ही है वो शेयर्स। कितने शेयर्स खरीदे? 10,000 शेयर्स। कितने रुपए में खरीदे? 10 लाख में। यानी एक शेयर कितने में खरीदा जरा देखो, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 100 रुपए में खरीदा है। आर यू ऑल गेटिंग इट? एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है। मिस्टर ए क्या करेगा? पहले इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री 1 जून को मार देगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब चलो मिस्टर ए के पास शेयर्स आ गए। मिस्टर ए को एक खुशखबरी मिली, कौन से तारीख को? 30 जून 24 को। 30 जून 24 को। समझ में आ रहा है ना। अब रिलायंस के एंगल से सोचो ना, रिलायंस का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 23-24। उसका अकाउंट्स क्लोज कब किया इन्होंने? 31 मार्च 24 के बाद। एजीएम कब रखा? 30 जून 24 को। 23-24 का एजीएम कब था? 30 जून 24 को। ये कौन सा डिविडेंड है पहले ये बता दो। रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइनल डिविडेंड है। और इसकी रिकॉर्ड डेट कौन सी हुई? 30 जून। यानी कंपनी चिल्ला चिल्ला के क्या बता रही है? 30 जून को जो भी कोई शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो क्या मिस्टर ए 30 जून के दिन शेयर होल्डर है इस कंपनी का? है कि नहीं है? है। तो मिस्टर ए को डिविडेंड मिलेगा क्या? यस मिलेगा। रिकॉर्ड डेट का मैजिक है ये। समझ में आ रहा है? मिस्टर ए को डिविडेंड मिलेगा। कितने रुपए का मिलेगा? मान लो फेस वैल्यू भी 100 रुपए है, तो 10 लाख रुपए पे फेस वैल्यू पे डिविडेंड निकलता है। दोस्तों ध्यान से सुनना। मान लो ये 11 लाख में खरीदे, तो एक शेयर कितने में खरीदा?
मान लो ये 11 लाख में खरीदे तो एक शेयर 110 रुपए में खरीदा, बोलो हाँ या ना? हाँ, बट मैं बता रहा हूं फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना है। तो बताओ ए का डिविडेंड कितना मिलेगा, 10,000 शेयर्स इंटू 100 रुपए इंटू 10%, कितना? 1,00,000 रुपए का डिविडेंड किसको मिल रहा है, मिस्टर ए को मिल रहा है। अब मिस्टर ए इसकी एंट्री करना चाहता है, आधा काम खत्म करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000। रिलायंस के बुक्स में एंट्री मारने की बातचीत हमें यहां पे करनी नहीं है रुजुल, रिलायंस लिमिटेड के बुक्स में एंट्री मारने की बात हमें यहां पे नहीं करनी है, नहीं करनी है। ओके, रिलायंस के बुक्स में एंट्री हमें कब मारनी है, अगले चैप्टर में, तब देखेंगे। अभी आप ए के बुक्स में एंट्री मारने की बात कर रहे हो। ए को 1,00,000 मिला, मतलब बैंक अकाउंट पक्का डेबिट होगा 1,00,000 से। अब दोस्तों आपके AF 13 में बताया है, इफ dividend is declared and paid by the company is out of a profit before acquisition of shares। अभी दोस्तों आप मुझे बताओ मिस्टर ए ने शेयर्स एक्वायर कब किए, 1 जून 24 को। क्या मैं इसको फाइनेंशियल ईयर वाइज एक्सप्रेस कर सकता हूं? मिस्टर ए ने कौन से फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स एक्वायर किए, 24-25 में। और मिस्टर ए को डिविडेंड कौन से फाइनेंशियल ईयर का मिल रहा है, 23-24। कैसा लग रहा है, मतलब मिलना चाहिए था डिविडेंड। 23-24 इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स किसके पास थे, प्रीवियस ओनर के पास थे। बेचारे ने 1 जून को बेचा एंड 30 जून को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर डाला। अब इसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं है और ए का भी कोई दोष नहीं है। ये कुछ पैसे वगैरह एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। ए हाथ में आया पैसा 1,00,000 छोड़ता है क्या, आप छोड़ते क्या? शक्ल से ऐसे ही लगते हो नालायक हो मेरी तरफ तो देखो ही मत, 1 रुपया नहीं छूटेगा, है कि नहीं? मैं भी वैसे ही दिखता हूं शक्ल से। बात समझ में आ रही है? अरे कोई आया हुआ पैसा क्यों दे, अरे ऐसा कोई गारंटी था क्या ए को कि डिविडेंड मिलने वाला इसलिए उसने शेयर्स खरीदे, और जिसने बेचा उसको कोई मतलब था क्या कि डिविडेंड देगी नहीं कंपनी? देखो नसीब का खेल है ये, रिकॉर्ड डेट का मैजिक है ये, बाकी कुछ नहीं। यहां पे भी कंपनी बोलती है, अभी मान लो ये शेयर्स रुजुल के पास होते, रुजुल वहां पे झगड़ा करने के लिए गया रिलायंस में, अंबानी जी क्या बोलेंगे, भाई तेरे को बेचने के लिए किसने बोला था, तुम रखते हैं, तुम्हें पेशेंस नहीं है, अब भुगतो, ऐसा बोलेंगे नहीं। बट पॉइंट इज दिस इज हाउ इट इज, रिकॉर्ड डेट प्लेस दिस मैजिक। समझ में आ रहा है क्या? तो पूरा पैसा ए को ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ए का शेयर खरीदना कब है, 1 जून 24। और प्रॉफिट कौन से पीरियड का मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कौन सा बट रहा है, 23-24। मतलब हमारे डेट से पहले वाले प्रॉफिट बांटे जा रहे हैं, हमारे एक्विजिशन डेट के पहले वाले प्रॉफिट बांटे जा रहे हैं। इसीलिए इस डिविडेंड को कौन सा डिविडेंड बोलते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। लेकिन जिस रुजुल को आप पागल समझ रहे थे ना, ये उससे भी ऊपर शाना निकला। इसको पता था कि 1 जून को बेच रहा हूं, मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर होने के चांसेस है। इसने कैलकुलेट करके देखा था, इसने कैलकुलेट करके देखा था कि 1,00,000 तक इसके ऊपर डिविडेंड आ सकता है, अंदाजा लगाया था। तो इसने जब शेयर बेचे ना मुझे नालायक ने, तो 1,00,000 बढ़ा के ही बेचा था, बताया नहीं था। बस ये 11,00,000 उसने लगाया ना, वो बराबर उसने बढ़ा के ही बेचा था। ऐसा मैं एज्यूम करूंगा, वो क्यों छोड़ेगा पैसे? जनरली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद शेयर के प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ डिविडेंड। जो लोग बेचने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि डिविडेंड फ्यूचर में आया तो वो जाएगा ना हमारे हाथ में से दूसरे के हाथ में चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मार्केट अप साइड पे होता है। ओके, बट एनीवे ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, मार्केट का कोई कभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, जान दो। बस मैं आपको थियोरटिकली बता रहा हूं। थियोरटिकली हम लोग, मतलब मिस्टर ए क्या मानेगा कि ये 1,00,000 रुपए जो है ये मैंने खरीदते समय रुजुल को मे भी दिए होंगे। टेक्निकली ये डिविडेंड मिलना किसको चाहिए था, इंटरेस्ट की तरह सोचो ना, ये रुजुल को मिलना चाहिए था, बट मिल किसको रहा है, मुझे मिल रहा है। तो मैंने ये परचेस करते समय ही पे किया था ऐसा मानूंगा सॉरी मैंने ये परचेस के वक्त ही पे किया था ऐसा मैं मानूंगा।
अगर परचेस के वक्त मैंने ये पे किया था तो ये अभी कौन से अकाउंट को डेबिट हुआ है? जब ये 11 लाख के इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे तो क्या एंट्री मारी थी? 11 लाख में 1 लाख डिविडेंड था, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए थी बाय द वे? 11 लाख रुपए की, अगर 1 लाख उसमें डिविडेंड होता तो क्या होनी चाहिए थी अभी के नॉलेज के हिसाब से? तब तो मुझे पता नहीं था। अभी के नॉलेज के हिसाब से अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए थी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 10 लाख। अभी के हिसाब से बोल रहा हूं, अभी आपको पता चल चुका है ना, अभी आपको शेयर्स खरीदते ही पिछले साल का डिविडेंड मिल रहा है। तो मैं क्या मान रहा हूं कि जो सेलर है ना, जिसने मुझे ये शेयर्स बेचे, उसने वो डिविडेंड उसमें पकड़ा है और मुझे वो बढ़ा के बेचा है, ऐसा मैं मानूंगा। बराबर है ना? तो एक्चुअली अगर उसने क्लियर कट पहले ही बताया होता तो मैं एंट्री कैसे करता? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख, डिविडेंड अकाउंट मैं पे कर रहा हूं ना डिविडेंड, अभी डिविडेंड अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक कितना? 11 लाख। ये एंट्री मैं करता। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बट हमने एंट्री क्या मारी है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख टू बैंक 11 लाख, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा अमाउंट से डेबिट हुआ है। इसीलिए जब डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से आता है तो AS 13 ने बोला है कि क्रेडिट दैट डिविडेंड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब अभी मुझे एंट्री क्या मारनी है? 1 लाख मिलने पे बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? 1 लाख। यानी ये सेम टू सेम कंसेप्ट लाइक कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट हुआ कि नहीं? ऐसा मानना है बस हमें। उसने लिया है नहीं लिया है आई डोंट नो, ही ऑल्सो डोंट नो कि उसने वो मार्केट प्राइस कैसे निकाला। समझ में आ रहा है क्या? मार्केट प्राइस तो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं, डिमांड सप्लाई, तो उसको भी पता नहीं है। बट हम एज ए हम मानेंगे कि ये मैंने लगता है 11 लाख में ऑलरेडी एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया है, क्योंकि जनरली डिविडेंड डेट जैसे एजीएम के डेट जैसे नजदीक आते हैं ना, वैसे शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं डिविडेंड के, तो प्राइसेस थोड़ा बढ़ने शुरू होते हैं मार्केट में। ठीक है ना? तो हम एज ए क्या मानेंगे कि ये 1 लाख रुपए का जो डिविडेंड आज मुझे मिल रहा है, शायद मैंने परचेस करते समय पे किया था, तो मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट ज्यादा रुपयों से डेबिट हुआ है, जो मैं क्या करूंगा? कम करूंगा। नहीं तो ऐसा समझ लो, ये नहीं समझाना, छोड़ दो। आप मुझे बताओ, किसी भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कब से आना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पैसा लगाने के बाद आना चाहिए ना। यहां पे तो आप कितने लकी हो, आपने पैसा लगाया 1 जून को और प्रॉफिट कौन से पीरियड का मिल रहा है आपको? कंपनी के पिछले साल के प्रॉफिट आज ही मिल रहे हैं आपको। मतलब मैंने इन्वेस्ट भी नहीं किया था तब के पीरियड का बेनिफिट मुझे आज मिल रहा है, तो कंसिडर दिस एज अ कैपिटल रिसिट। ये आपकी इन्वेस्टमेंट ने दिया हुआ रिटर्न नहीं है। Are you all getting it? This is a capital receipt and that's why it should be credited to investment account. मतलब ये पैसा आप कृपया करके प्रॉफिट मत मानना, रेवेन्यू प्रॉफिट मत मानना, इसको कैपिटल प्रॉफिट मानो और आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करो। आप ये मत बोलना कि 11 लाख पे मुझे 1 लाख का डिविडेंड मिला। आप बोलो कि 11 लाख मतलब मैंने शायद से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए थे जो मुझे आज रिटर्न हुए, तो मैं इन्वेस्टमेंट को घटाऊंगा। क्लियर है सर? इन शॉर्ट बताओ ना क्या करना है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड आया, क्रेडिट इट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डू नॉट कंसिडर इट एज अ रेवेन्यू रिसिट। जिंदगी भर ध्यान में रखना है, आगे जाके बहुत सारे चैप्टर्स में ये लगने वाला है मुझे। ठीक है? हमेशा याद रखना है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर? इफ डिविडेंड इज आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, what is the accounting treatment? Credit it to investment account. अगर मान लो अब इसका नसीब इतना चमक गया है ना, वापस से 30 सितंबर 24 को, समझ में आया? 30 सितंबर 24 को वापस से रिलायंस अनाउंस्ड इंटरिम डिविडेंड फॉर फर्स्ट 6 months। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? इंटरिम डिविडेंड फॉर फर्स्ट 6 months एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5%। ओके, इसकी रिकॉर्ड डेट रखी इन्होंने 30 जून। क्या 30 जून को ए के पास शेयर्स है?
यस, तो ए को ये इंटरिम डिविडेंड भी मिलेगा, यस। कितना परसेंट मिलेगा? 5% यानी 50,000। लेकिन ये कौन से पीरियड का प्रॉफिट है? फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, मतलब 1 अप्रैल 24 से 30 सितंबर 24, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का प्रॉफिट ए को मिला कब? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही मिला। बट इसमें भी दोस्तों, इसमें भी अप टू 1 जून तक का प्रॉफिट प्री एक्विजिशन माना जाएगा एंड उसके बाद का पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं तो मान लो ये फर्स्ट 6 मंथ्स नहीं लिखूंगा, सेकेंड क्वार्टर बोलता हूं। सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट है। सेकेंड क्वार्टर शुरू कहां से होता है? 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का। अब बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है ए के शेयर्स की? 1 जून। प्रॉफिट कौन से पीरियड का है? 1 जुलाई के आगे का है। मतलब ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? हमारा एक्विजिशन डेट जो है शेयर्स का, उसके बाद का प्रॉफिट है ये। यानी कंपनी ने ये प्रॉफिट कमाया कब है? हमारे डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद कमाया है। तो दिस इज माय पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड मिलता है तो उसको रेवेन्यू रिसिट मानना है। कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है? डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट करना है। कौन से अकाउंट को? डिविडेंड अकाउंट को। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। एंड डिविडेंड का क्रेडिट बैलेंस कहां पे जाएगा? पी एंड एल में जाएगा। खत्म। यानी प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट पी एंड एल में नहीं जाएगा। कहां पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट को घटाएगा। एंड लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। हमें क्या मानना है यहां पे कि रुजुल ने जब मुझे शेयर्स बेचे ना 1 जून को, तब उसको एंटिसिपेटेड था कि डिविडेंड मिलने के चांसेस है, तो उसने शेयर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा के ही बेचा था। तो मैं ये मानूंगा कि 11 लाख में मैंने ये ऑलरेडी दे दिए हैं पैसे, तभी तो मुझे मिल रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ, तो मैं वो 1 लाख रुपए से जो मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो 11 लाख से डेबिट हुआ है ना, वो ज्यादा डेबिट हुआ है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट को घटाऊंगा। सिंपल है, ध्यान में रख पाओगे? चलो मैं पहले लिखवाता हूं, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। आपके बुक में एग्जाम्पल भी आना जरूरी है। आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है हमें। दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके? नहीं तो किसी दूसरे फैकल्टी का लेक्चर देखोगे, वो थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, हम स्लो जा रहे हैं। आपने एक बार स्वरूप सर पे भरोसा रखा ना, तो बस भरोसा रखिए। किसी के साथ कंपेयर मत करना। हर एक का स्पीड, हर एक का टॉपिक सिलेक्शन, हर एक का टीचिंग टेक्निक अलग अलग होता है। मैं शुरुआती फेज में थोड़ा स्लो जाता हूं, जैसे ही टॉपिक पे हमें, अभी देखो ना हमने क्वेश्चंस कितने फास्ट सॉल्व किए फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी के। थ्योरी पढ़ने में ज्यादा समय देना है, इसमें मैं बिलीव करता हूं। डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले टीचर भी होते हैं, आपको मजा आएगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना कम पड़ता है, लिखना ज्यादा होता है, ठीक है? बट उसमें आपका नुकसान होगा। एंड आप जब सेल्फ स्टडी करोगे ना, तब भी यही फॉर्मूला यूज करना है। पहले ट्रीटमेंट फिक्स करो दिमाग में। अभी देखो डिविडेंड का ट्रीटमेंट एक बार मेरे दिमाग में फिक्स हो गया ना, कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा ना मैं आगे जाके, आप आंसर करोगे, लिख लेना। एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। आई होप सो समझ में आ रहा है। बेटा हिंदी इंग्लिश तो बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है तो चाइनीज हो क्या? हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लो, बराबर है ना? आपको अगर किसी भी चीज में कोई भी डाउट है, इमीडिएटली आस्क मी। कौन क्या सोचेगा उसके बारे में मत सोचो। चलो, शैल वी प्रोसीड? हाँ बोलना है। टाइम अब हो गया, टाइम का पता ही नहीं चलता है। चलो एनीवे, अभी 5 मिनट है। लिखो, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड, if dividend is declared and received out of post acquisition profit। आपकी शक्लें देख के मुझे टाइम पता चल गया। बोलो और क्या चाहिए? आप कितने एक्सप्रेसिव हो आप लोग। मतलब मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई देने लगी कि सर अभी लिखे। कुछ बच्चे तो मतलब ऐसे करते हैं मेरे को देख के। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड, मतलब मैं किसी बच्चे की तरफ देख रहा हूं, वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है। मतलब इनडायरेक्टली बता रहा होता है कि सर जरा देखो ब्रेक का समय आ गया,
if dividend is declared and received out of post acquisition profit, out of post acquisition profit, that is profit earned by company after acquisition date of shares. समझ में आया दोस्तों? तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? कंसिडर इट एज कैपिटल रिसिप्ट, कंसिडर इट एज कैपिटल रिसिप्ट। इस डिविडेंड की हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिविडेंड अकाउंट। ओके दोस्तों, हाँ सॉरी माय मिस्टेक। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जानबूझ के नहीं किया, सच में मिस्टेक हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंड इन केस ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या लिखना है? कंसिडर इट एज रेवेन्यू रिसिप्ट। इन दैट केस क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, ब्रैकेट में यहां पे लिखूंगा ट्रांसफर टू पी एंड एल। डिविडेंड का बैलेंस हम पी एंड एल को भेजेंगे। चलो यहां पे एक नोट लिखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स मीन्स, डिक्टेट करता हूं, लिखो। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट earned by the company, sorry, profit of the period, extremely sorry, pre-acquisition profit means profit of the period, profit of the period earned before acquisition of shares, earned before acquisition of shares। ओके दोस्तों, क्या ये चीज़ ध्यान में रख पाओगे? इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स बना के हम यहाँ पे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो दैट कंसेप्ट के बाद इमीडिएटली एक हाथ कंसेप्ट वाला एग्जांपल आ जाए और फिर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, बोनस शेयर्स की तरफ जाएंगे। डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपको समझ में आया। इन्वेस्टर के बुक्स में, कंपनी के बुक्स में क्या एंट्री होगी? प्री हो पोस्ट हो, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के एंगल से देखना है हमें कि वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। कंपनी ने डिविडेंड रेगुलर तरीके से बांटना है। कंपनी के कंपनी के एंगल से दो ही डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड जो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद बांटा जाता है, या फिर इंटरिम डिविडेंड। समझ में आ रही है बात? हाँ, इट इज इन्वेस्टर्स ड्यूटी टू चेक कि हाँ मैं एक्विजिशन कब कर रहा हूं शेयर का और मुझे डिविडेंड कौन से पीरियड का मिल रहा है। एक्विजिशन डेट के पहले के पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है, कंसिडर इट एज अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड क्रेडिट इट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंड एक्विजिशन डेट के बाद के पीरियड का प्रॉफिट मिल रहा है तो कंसिडर इट एज अ
पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड एंड क्रेडिटेड टू डिविडेंड अकाउंट। अब एक्विजिशन के पीरियड के बाद का प्रॉफिट मतलब क्या सर? यानी आपका एक्विजिशन डेट अगर 1 जून है तो रिलायंस ने प्रॉफिट कब कमाया होना चाहिए पोस्ट एक्विजिशन कहलाने के लिए? 1 जून के बाद कमाना चाहिए उनको। यानी 1 जून के बाद का प्रॉफिट अगर बट के आपके पास आ रहा है तो यू कॉल इट एज पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। समझ में आ रहा है क्या? बाकी वापस से रिवाइज करेंगे कल के लेक्चर में। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।